नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद कोई परोक्ष युद्ध नहीं बल्कि एक सोची समझी युद्ध रणनीति है और भारत उसी के अनुसार जवाब देगा। गुजरात सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए युद्ध कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इसे परोक्ष युद्ध नहीं कह सकते क्योंकि 6 मई की रात पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारतीय हमलों में मारे गए लोगों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया और इसके ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडे लपेटे गए और उनकी सेना ने उन्हें सलामी दी। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को इस बुरी तरह से हराया कि पड़ोसी देश उसे कभी नहीं भूल पाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम की उड़ाने की धमकी दी गई है। मंगलवार को मुंबई पुलिस को एक अनजान शख्स का फोन आया जिसमें एयरपोर्ट को उड़ाने की बात कही गई। पुलिस ने इस गंभीर मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अब यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले 17 मई को पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला था जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही ताजमहल पैलेस होटल को भी उड़ाने की बात कही गई थी। उस ईमेल में यह भी लिखा गया था कि 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देना अन्यायपूर्ण था। वहीं फोन आने के बाद विभाग ने सतर्कता बरतते हुए पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट की सघन तलाशी ली और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और बेहद गंभीरता से काम कर रही हैं। अमृतसर में मजीठा रोड बाईपास के पास आज सुबह बम विस्फोट हुआ। यह धमाका अमृतसर के नौशहरा गांव में हुआ जिसमें एक व्यक्ति के हाथ पैर के चिथड़े उड़ गए। उसका पूरा शरीर घाव से भर गया था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर बॉर्डर रेंज के डीआईजी सतेंद्र सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति एक आतंकवादी संगठन द्वारा रखे गए हथियारों की खेप लेने आया था और विस्फोट एक खंभों के पास हुआ और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने संभवतः इस खंभे को अपना ठिकाना बताया और डीआईजी ने बताया कि इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद में सोने की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 तस्करों के पेट में सोने के 27 कैप्सूल निकाले गए हैं। तस्कर के यह सोना दुबई से पेट में छिपाकर लाए थे। पुलिस ने मुंडापाड़ा थाने में केस दर्ज कर चारों तस्करों को गिरफ्तार किया। इस मुकदमे में 9 फाइनेंसर और चिकित्सकों को भी आरोपी बनाया गया है। चारों तस्करों को कोर्ट में पेश किया गया जहाँ से 3 को जेल भेज दिए गए हैं और एक के पेट में सोने के कैप्सूल होने के कारण पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने हिसार की जेल नंबर 2 में अपनी बेटी से मुलाकात की। ज्योति पर पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश के साथ संदिग्ध संपर्क और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप हैं। हिसार कोर्ट ने ज्योति की पुलिस रिमांड को हाल ही में 4 दिन के लिए बढ़ाया था और अब वह जेल नंबर 2 में हिरासत में है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या ज्योति का किसी आतंकी साजिश खासकर हाल के पहलगाम हमले से कोई संबंध था। ज्योति मल्होत्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है जिसके चलते ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश उससे मिलने के लिए हिसार की जेल पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बलियान को एक बड़ा झटका लगा है। मकोका मामले में आप नेता की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मकोका मामले में चार्ज फ्रेम करने पर डे टू डे सुनवाई शुरू करेगा और अदालत ने इसे हाल ही में एक अन्य सह आरोपी ऋतिक उर्फ पीटर के खिलाफ एक अन्य पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। बलियान को पिछले साल 4 दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था जबकि एक अदालत ने जबर वसूली के एक मामले में उसे जमानत दे दी थी। अदालत ने उस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उसे जमानत दी जाती है तो आरोपी जांच में पता डालेगा। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटा खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है और शहर के सेक्टर 27 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गर्ज के बोझ के तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 2 दंपति, 3 मासूम बच्चे और एक ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के करीब है। कार से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को परेशान किया जाए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रवीण मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया था जो चल नहीं पाया। उसमें उसको भारी घाटा हुआ और इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया जिसके चलते परिवार ने आत्महत्या का कदम उठाया।
केंद्र सरकार ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में एक अहम नियुक्ति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए बीएस नारा मुख्य अभियंता बीबीएमबी को सदस्य सिंचाई के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। ये प्रभार 6 महीने की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक या आदेशों के अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। बीएस नारा के इस जिम्मेदारी को संभालने से बीबीएमबी के सिंचाई कार्य में अनुभव और नेतृत्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विजेंद्र सिंह नारा हरियाणा के एक वरिष्ठ और अनुभवी अभियंता है और उन्होंने विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर ये आरोप लगाया था, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि ये मामला जून 2023 में तब सामने आया जब एक नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में पहलवान और उसके पिता ने अदालत में दिए गए बयानों में कहा कि उन्होंने गुस्से में आकर झूठा आरोप लगाया था और पुलिस की जांच से वे संतुष्ट हैं। गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 अन्य महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग के आरोपों पर मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता पंकज कुमुद ने दावा किया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं और यह युवा पीढ़ी को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार किया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में उठाए गए सभी मुद्दे मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आते और इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।